नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं सक्षम यादव डिग आउट पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आपके लिए आज एक नई कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर। आज की हमारी कहानी भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत से जुड़ी हुई है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, किन लोगों के द्वारा की गई। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में कोरोना के हालात अभी काबू से बाहर हैं, लेकिन दिल्ली से खबर ये है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं कोरोना के जो केस हैं उनमें वो काबू में हैं, उनमें सुधार आया है। उसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि ट्विटर ने भारत सरकार को कोरोना की सहायता राशि प्रदान की है, तकरीबन $15 मिलियन। तो ये भी एक अच्छी खबर है। अब हम अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। आज की हमारी कहानी भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत से जुड़ी हुई है। कहते कि इंदिरा गांधी की मौत के अगले 3 से 4 दिन तक दिल्ली में हिंसा का जो नंगा नाच हुआ, दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए, उनके बारे में अगर बात करें तो गैर सरकारी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 5,000 लोगों की जान गई थी, और अगर सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो तकरीबन 2,500 लोगों की जान गई थी। दिल्ली में जितने भी सिख समुदाय के लोग थे उनको ढूंढ ढूंढ के घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा था। कहते कि दिल्ली में एक कॉलोनी है जिसका आज भी नाम जो है वो विधवा कॉलोनी है, क्योंकि उस दिन उस कॉलोनी में जितने भी सिख समुदाय के लोग थे उनको घर से निकाल निकाल के मारा गया था। इस हादसे को आज लगभग 36 साल हो गए। 31 अक्टूबर यानी महीने का आखिरी दिन। अक्टूबर के महीने में जैसा कि आप सबको पता है कि ठंड की हल्की हल्की शुरुआत होती है। 31 अक्टूबर महीने का आखिरी दिन, इसके 3 महीने के बाद आम चुनाव होने थे। इंदिरा गांधी अपने देश की 5वीं प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनावों की तैयारी कर रही थी, रैलियां कर रही थी, चुनाव प्रचार प्रसार कर रही थी। उससे एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर की रात को इंदिरा गांधी उड़ीसा के दौरे से वापस दिल्ली लौटती हैं। उड़ीसा में तकरीबन वो 2 दिन रही थी और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारी रैलियाँ, चुनाव प्रचार किए थे। 30 अक्टूबर की रात को वो दिल्ली वापस लौटती हैं उड़ीसा से, और अब 31 अक्टूबर की सुबह होती है। आमतौर पर इंदिरा गांधी का जो रूटीन था वो ये था कि इंदिरा गांधी का ये मानना था कि एक आदमी को दिन में 4 घंटे की नींद काफ़ी होती है, और ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी रात को 12 बजे सोती थी और सुबह 4 बजे उठ जाती थी। उसके बाद वो अपना बाकी का काम करती थी। लेकिन 31 अक्टूबर की जो सुबह थी वो और दिनों के मुकाबले थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी सुबह 4 बजे नहीं उठती हैं और थोड़ा लेट उठती हैं और दिनों के मुकाबले। तो इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि वो लेट नाइट उड़ीसा से वापस आई थी और चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान थोड़ी तबीयत भी और थोड़ी कह सकते हैं कि थकावट भी हो सकती है। तो 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी थोड़ा लेट उठती हैं। उसके बाद वो योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, ब्रेकफास्ट करती हैं। जो सरकारी निवास था इंदिरा गांधी का, प्राइम मिनिस्टर का, वो एक सफदरजंग रोड पर था। एक सफदरजंग रोड में 2 बंगले थे। एक बंगले का इस्तेमाल इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बाहर से आए हुए लोगों से मुलाकात करने, मीटिंग करने के लिए करती थी, और जो दूसरा बंगला था वो उनका रेजिडेंस था, जिसमें वो अपने बेटे राजीव गांधी, अपनी बहू सोनिया गांधी, अपने पोता और पोती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रहा करती थी, और वो खुद। तो दूसरा बंगला उनका रेजिडेंस था जिसमें वो 5 लोग रहते थे। 31 अक्टूबर की सुबह स्कूल खुले हुए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्कूल के लिए तैयार होते हैं, बाकायदा वो स्कूल चले भी जाते हैं। उनके स्कूल जाने के बाद उस घर में फिर 2 लोग बसते हैं, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। राजीव गांधी उस दौरान पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और पश्चिम बंगाल में चुनावों के प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। उसी दिन सुबह इंदिरा गांधी का एक ब्रिटिश पत्रकार, ब्रिटिश जर्नलिस्ट पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, और कहते हैं कि उड़ीसा दौरे में भी वो इंदिरा गांधी के साथ था, और डॉक्यूमेंट्री तकरीबन पूरी हो चुकी थी, लेकिन बस अब 1 घंटे का एक पर्सनल इंटरव्यू इंदिरा गांधी के साथ उनका बचा हुआ था, जो 1 अकबर रोड पर इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में होना था। तो 1 सफदरजंग रोड से 1 अकबर जो उनका दफ्तर था उसके बीच की दूरी ना के बराबर थी। दोनों बिल्कुल पास थे और सिर्फ एक गेट को पार करना होता था। तो ये इंटरव्यू
इंदिरा गांधी के दफ्तर में 1 अकबर रोड पर होना था और पीटर बाकायदा वहाँ पर कैमरा वैमरा पूरा सेटअप फिक्स रखते हैं, लगा के तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं और इंदिरा गांधी का वेट कर रहे होते हैं। तो फिर सुबह इंदिरा गांधी उठते हैं, नाश्ता वास्ता करती हैं, योगा करती हैं। 31 अक्टूबर की सुबह राहुल और प्रियंका स्कूल चले जाते हैं। ठीक 9:27 पर इंदिरा गांधी मेकअप करती हैं और जब तक वो मेकअप करती हैं तब तक उनके निजी सेक्रेटरी, निजी सचिव आर के धवन भी वहां पहुंच जाते हैं और ब्रिटिश पत्रकार पीटर इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी रेडी होती हैं और 9:27 पर, ठीक 9:27 पर इंदिरा गांधी 1 सफदरजंग रोड अपने आवास से 1 अकबर रोड के लिए निकलती हैं। आगे आगे इंदिरा गांधी, उनके 1 कदम पीछे उनके निजी सचिव आर के धवन और उनसे पीछे उनकी सुरक्षा में तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान जो इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात थे। और ये लोग अब 1 सफदरजंग रोड से 1 अकबर रोड की तरफ निकलना शुरू करते हैं। उस दिन खासतौर पर इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए एक नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, कैमरे के हिसाब से, कैमरे के फ्लैश के हिसाब से। उस दिन कहते हैं गेट पर, जिस गेट को पार करके इंदिरा गांधी 1 सफदरजंग रोड के अपने आवास से 1 अकबर रोड के अपने दफ्तर पहुंचती हैं, उस गेट के ऊपर उस दिन 2 लोगों की ड्यूटी होती है, एक सतवंत सिंह और दूसरा बेअंत सिंह। ये इंदिरा गांधी के घर के पर्सनल गार्ड थे, उनकी सुरक्षा में तैनात थे। अब इनकी कहानी ये है कि बेअंत सिंह जो है ये इंदिरा गांधी का सबसे वफादार, सबसे खास, सबसे भरोसेमंद सुरक्षा गार्ड था। कहते हैं कि विदेशी दौरे में भी इंदिरा गांधी के साथ जाया करता था। और जो दूसरा सतवंत सिंह था वो तकरीबन करीब 6 महीने पहले ही पीएम की सिक्योरिटी में आया था, लेकिन उसकी जो ड्यूटी थी वो पीएम हाउस के बाहर की तरफ थी, यानी जो गेट था उसके बाहर की तरफ, और जो बेअंत सिंह की ड्यूटी थी वो गेट के अंदर की तरफ थी। अब 31 अक्टूबर की सुबह जो सतवंत सिंह था वो गेट के बाहर की तरफ ड्यूटी देता था। तो 31 अक्टूबर की सुबह सतवंत सिंह अपने जो बॉस होते हैं, जो ड्यूटी चेंज करते हैं, उनको बताता है कि मुझे लूज मोशन है और मुझे बार बार फिर बाहर की तरफ से अंदर आना पड़ता है, तो आप मेरी ड्यूटी को अंदर की तरफ लगा दीजिए। तो इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होता और ड्यूटी बदल दी जाती है। अब जो सतवंत सिंह होता है वो गेट के अंदर की तरफ होता है और जो बेअंत सिंह होता है वो गेट के बाहर की तरफ होता है। इसमें किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। अब गेट पर 2 लोग मौजूद थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। बेअंत सिंह 10 साल पुराना, वफादार, सबसे खास सुरक्षा गार्ड इंदिरा गांधी जी का। यहां तक कि 5 महीने पहले 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर हुआ था, उसके बाद जो हमारी खुफिया एजेंसी है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक रिपोर्ट भेजती है कि इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं, जितने भी सिख लोग हैं, उनको हटा दिया जाए। उनके सुरक्षा घेरे में जो सिख लोग हैं उनको हटा दिया जाए, तबादला कर दिया जाए। क्योंकि हो सकता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से गोल्डन टेम्पल पर जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद सिख लोगों की भावनाएं थोड़ी आहत हुई थी, तो शायद इंदिरा गांधी को वो कुछ नुकसान पहुंचा दें। तो इस वजह से इंदिरा गांधी के सुरक्षा में जितने भी सिख लोग थे उनको हटा दिया जाए। और बाकायदा पीएमओ फिर इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी से बेअंत सिंह का ट्रांसफ़र भी कर देता है। कहते हैं कि जब बेअंत सिंह का जब ट्रांसफ़र होता है तो बेअंत सिंह फिर डायरेक्ट इंदिरा गांधी मैडम से मिलता है और मैडम को बोलता है कि मैडम मेरा तबादला हो गया और अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ और मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो इंदिरा गांधी फिर अपने निजी सचिव आर के धवन को बताती हैं। फिर आर के धवन और इंदिरा गांधी के कहने पर फिर बेअंत सिंह का ट्रांसफ़र रोक लिया जाता है। और कहते हैं कि इंदिरा गांधी बाकायदा फिर धमकाती भी हैं कि आप एक सिख होने के बिहाफ पे आप किसी भी इंसान को ऐसे कैसे हटा सकते हैं। और फिर वो कहती हैं कि जब तक बेअंत सिंह जैसे लोग मेरे साथ हैं, मेरी सुरक्षा में तैनात हैं, मुझे किसी का डर नहीं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना विश्वास था इंदिरा गांधी को बेअंत सिंह पर। और फिर बाकायदा वो ये भी कहते हैं कि बेअंत सिंह आज से पीएम हाउस के अंदर रहेगा और पीएम हाउस में ड्यूटी करेगा। उसके बाद बेअंत सिंह फिर ड्यूटी पर तैनात होता है और फिर 6 महीने पहले सतवंत सिंह भी ड्यूटी पर आता है।
अब करीब 9:28 इंदिरा गांधी आगे आगे, आर के धवन एक कदम पीछे, उनके पीछे आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान। इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड से निकलती हैं एक अकबर रोड पर जाने के लिए। जब वो गेट के पास पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही बेअंत सिंह और सतवंत सिंह मौजूद थे। अब रूटीन ये था कि जब भी बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखता था वो सैल्यूट करता था, और ये बात इंदिरा गांधी को भली भांति पता भी था, और उनको ये पता था कि अब ये सैल्यूट करेगा। तो इंदिरा गांधी भी हमेशा ऐसे हाथ जोड़कर उनका जवाब देने के लिए तैयार रहती हैं। तो जब इंदिरा गांधी गेट पर पहुंचती हैं तो जो बेअंत सिंह था वो इंदिरा गांधी को नमस्कार करता है, और नमस्कार करने के बाद इंदिरा गांधी उसका नमस्ते भी लेती है। इसके बाद अचानक बेअंत सिंह अपने .38 बोर का पिस्टल निकालता है और इंदिरा गांधी पर एक के बाद एक टोटल 3 फायर करता है, और इंदिरा गांधी वहीं घास पर ज़मीन में गिर जाती हैं। उसके बाद जो सतवंत सिंह था उसके पास मशीन गन थी, और वो मशीन गन का मुंह तुरंत इंदिरा गांधी जो कि ज़मीन पर पड़ी हुई है उनकी तरफ घुमाता है, और कहते हैं कि उस मशीन गन की मैगजीन में कुल 27 गोलियां थी, और वो 27 की 27 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में जो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं फायर कर देता है। और जब उसको यकीन हो जाता है कि अब मैगजीन खाली हो गई, तब वो मशीन गन को ज़मीन पर फेंकता है और दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर करता है। बेअंत सिंह भी तब तक अपनी 38 बोर की जो पिस्टल होती है उसको ज़मीन पर फेंकता है और फिर सरेंडर करता है, दोनों हाथ ऊपर करता है। और ये शायद पहले से प्लान था कि अगर तुम लोग सरेंडर नहीं करोगे तो फिर मारे जाओगे जवाबी कार्रवाई में, तो अगर सरेंडर कर दोगे तो बचने की उम्मीद है। तो फिर वो दोनों सरेंडर करते हैं। उसके बाद इसी बीच में इन गोलियों के दौरान घर पर सोनिया गांधी बाथरूम में नहा रही थी। उनको गोलियों की आवाज़ सुनती हैं, और फिर गाउन पहनकर सीधा बाहर निकलती हैं, बाहर की तरफ दौड़ती हैं, और वो देखती हैं कि उनकी सांस इंदिरा गांधी ज़मीन पर गिरी हुई हैं, खून से लहूलुहान है। उस दिन इंदिरा गांधी ने माफ़ी चाहूँगा, उस दिन इंदिरा गांधी ने नारंगी रंग की साड़ी भी पहनी हुई थी, वो सारी खून से लथपथ। उसके बाद सोनिया गांधी बिलख बिलख कर रोती है, इंदिरा गांधी के पास पहुँचती हैं, और तब तक आईटीबीपी के जवान बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को काबू कर लेते हैं, और फिर उन दोनों को वहीं पर एक गार्ड रूम बना हुआ था, उस गार्ड रूम में लेके जाते हैं। तो कहते हैं कि गार्ड रूम में जाने के बाद जो सतवंत सिंह था वो एक आईटीबीपी जवान की गन छीनने की कोशिश करता है, और फिर जवाबी कार्रवाई में आईटीबीपी के जवान उसको गोली मार देते हैं, और फिर सतवंत सिंह वहीं मौजूद जो बेअंत सिंह था वो वहीं मौके पर मारा जाता है। तब तक सतवंत सिंह अपनी पगड़ी से चाकू निकालता है, और चाकू निकाल के फिर वो आईटीबीपी के जवानों पर अटैक करता है। तो आईटीबीपी के जवान फिर उस पर भी वापस कार्रवाई करते हैं, और वो घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तब तक इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन गाड़ी में इंदिरा गांधी को बैठाते हैं, डालते हैं, और सोनिया गांधी साथ बैठती है। सोनिया गांधी की गोद में इंदिरा गांधी का सर होता है, सारी साड़ी खून से लथपथ, और फिर वो लोग एक सफदरजंग रोड से एम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि एक सफदरजंग रोड से जो एम्स है उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं थी। 9:28 पर यह पूरा वाक़या हुआ। 9:31 पर इंदिरा गांधी को गाड़ी में डाला गया, और 9:38 पर इंदिरा गांधी एम्स में पहुंच चुकी थी। वो एम्स में पहुंची उससे पहले बाकायदा पीएमओ से एम्स को खबर कर दी जाती है कि इंदिरा गांधी के साथ ये हादसा हुआ है। तो एम्स भी पूरा अलर्ट, हाई अलर्ट पर, पूरी तैयारी के साथ सारे डॉक्टर। इंदिरा गांधी को सीधा एम्स के 8th फ्लोर पर लेके जाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में। कहते हैं कि टोटल 30 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में लगी थी, 27 मशीन गन की मैगजीन से, और जो 3 गोलियां थी वो 38 बोर की पिस्टल से। फिर उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है। 12 डॉक्टरों की एक टीम तैयार होती है, वो ऑपरेशन करना शुरू करती है। तब तक ये खबर उनके बेटे राजीव गांधी की, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उनको पहुंचा दी जाती है, और राजीव गांधी फिर दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी उस वक्त देश से बाहर थे, वो विदेश दौरे पर थे। उनको भी खबर पहुंचा दी जाती है, और वो भी फिर तुरंत आनन फानन में हिंदुस्तान के लिए, दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। तब तक आर के धवन, इंदिरा गांधी के निजी सचिव, कैबिनेट और जो मंत्रियों
जो मंत्री होते हैं उनको ये बाकायदा खबर पहुंचाते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी की जो खबर है ये बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। तकरीबन दोपहर 1 बजे सभी डॉक्टर, जितने भी 12 डॉक्टरों की टीम थी, वो सोनिया गांधी के पास पहुंचती है, अपने हाथ खड़े कर देती है और वो बताते हैं कि इंदिरा गांधी का बचना मुश्किल है, अब हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि एक गोली इंदिरा गांधी के शरीर में लगी थी, कुछ गोलियां उनके पेट में लगी थी, तो उनके शरीर के बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद कहते हैं कि सोनिया गांधी बिलख बिलख कर रोती हैं और इंदिरा गांधी की जो डेथ सर्टिफिकेट जो एम्स ने जारी की थी उस पर भी उनकी मौत का वक्त 1:45 का लिखा गया था। दोपहर 1:45 बजे ये खबर पूरे देश को पता चल गई, बाहर लीक हो गई। उसके बाद दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम एम्स की तरफ पहुंचना शुरू करती है। तब तक राजीव गांधी कलकत्ता से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से वो अपने काफिले के साथ सीधा एम्स पहुंचते हैं और शाम होते होते ज्ञानी जैल सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर वो भी अपने काफिले के साथ एम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली बार कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह का काफिला जब एम्स की तरफ बढ़ रहा था, तब पहली बार दिल्ली की जनता उन पर पथराव करती है और ये संकेत था कि अब आने वाले कुछ घंटों में और कुछ दिनों में दिल्ली में बहुत कुछ होने वाला है। उसके बाद ठीक शाम 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में यह खबर पहुंचा दी जाती है कि भारत की प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही। उसी दिन शाम को दिल्ली में दंगे शुरू हुए और ये दंगे अगले 3 नवंबर तक, यानी 3 दिन तक चले। 3 दिन तक दिल्ली में हिंसा का नंगा नाच हुआ। जितने भी सिख थे उनको दिल्ली में ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारा गया। बाकायदा जो सिख थे वो घर से बाहर निकलने में घबरा रहे थे। उसके बाद बेअंत सिंह तो मौके पर मारा गया था, लेकिन सतवंत सिंह को फिर हिरासत में लिया जाता है और सतवंत सिंह से जब पूछताछ होती है तो सतवंत सिंह बताता है कि इस पूरे मामले के अंदर एक बंदा और है, केहर सिंह, वो भी इसमें शामिल था। तो फिर पुलिस बाद में केहर सिंह को भी पकड़ती है। 1984 का मामला 1984 का मामला था। 5 साल बाद यानी 1989 को 6 जनवरी 1989 को सतवंत सिंह और केहर सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सतवंत सिंह को और केहर सिंह को फांसी दे दी जाती है। 1984 का मामला 5 साल चलता है। 6 जनवरी 1989 को सतवंत सिंह और केहर सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। तो इस तरह से फिर इंदिरा गांधी की जो मौत जो हुई थी उसकी वजह फिर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह थे। अच्छा, इन्होंने फिर इंदिरा गांधी को क्यों मारा? इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि कुछ दिन पहले पंजाब के अमृतसर में इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई करवाई थी, जिसमें उन्होंने आर्मी और सीआरपीएफ को वहाँ पर तैनात किया था और वहाँ पर कार्रवाई हुई थी। तो उस वजह से जो सिख धर्म के लोग थे वो कांग्रेस से और इंदिरा गांधी से खासतौर पर नाराज़ थे। तो इसका बदला फिर बलवंत सिंह और सतवंत सिंह ने लिया था। और कहते हैं गोली मारने के बाद सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ये सरेंडर करते और सरेंडर करके फिर ये आईटीबीपी के जवानों को बोलते हैं कि हमने जो करना था वो हमने कर दिया, अब जो तुम्हें करना है वो तुम करो। तो ये ऐसा भी एक वाक़या हुआ था, ये आखिरी शब्द उन्होंने बोले थे। तो उसके बाद इन दोनों को फांसी दे दी जाती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार इसकी वजह थी। उसकी कहानी हम आपको आने वाले अगले कुछ ही वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देंगे कि ऑपरेशन आखिर ब्लू स्टार क्यों था, क्यों हुआ था, क्यों करवाया गया था, इसके पीछे वजह क्या थी। ऐसे ही अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है और आपको हमारी कहानियाँ सुनने में अगर मज़ा आता है तो फिर हमारे चैनल डिग आउट सक्षम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।